पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का कल जो हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से फैसला आया है, तो इस फैसले के बाद इबहाम खत्म हो गया है आर्टिकल 63A के हवाले से, या इबहाम अभी भी बरकरार है? जहां तक सियासी नैरेटिव का ताल्लुक है तो मुस्लिम लीग नून का यह कहना है कि मरकज में शहबाज शरीफ की हुकूमत और पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत बरकरार है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ है कि दोनों हुकूमतें टेक्निकली और कानूनी एतबार से खत्म हो गई हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमजा शहबाज की हुकूमत के खिलाफ कल अदालत में जाने का फैसला किया है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम कानूनी एतबार से डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे, पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे जो एक शॉर्ट ऑर्डर आया है इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट का कल आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से। एक तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की है या आइन में तरमीम किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जहां कहा है कि वोट शुमार नहीं होगा मुनहरिफ रुकन का, तो वो तो आइन में कहीं पर भी तहरीर नहीं है। तो ये तशरीह के जुमरे में आता है या तरमीम के जुमरे में आता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान के दायरे इख्तियार में या पार्लियामान की जुरिस्डिक्शन में मुदाखलत की है, और इस फैसले का अब आइंदा के मुस्तकबिल के सियासी असरात पे, सियासी मामलात पे और पार्लियामानी मामलात पे क्या असर हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हॉर्स ट्रेडिंग का हमेशा के लिए खात्मा हो गया, या अभी भी कहीं कोई गुंजाइश जो कि गलत हो सकती है वो बाकी है? और इसके अलावा क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अदम एतमाद का रास्ता भी बंद कर दिया गया है, यानी कि आइंदा किसी भी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती क्योंकि उसकी हुकूमत के मुनरिफ अराकीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक काबिल कबूल नहीं होंगे, उनका वोट शुमार नहीं किया जाएगा? ये बहुत अहम कानूनी और सियासी मामलात हैं, सवालात हैं जिनका जवाब लेने की और एक वाज़ेह जवाब लेने की ज़रूरत है। तो इसीलिए आज प्रोग्राम में हमने सबसे पहले दावत दी है मुल्क के मशहूर मारूफ, बहुत काबिल एहतराम, इंतहाई मोअज़्ज़ज़ माहिर कानून है, साबिक चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, वसीम सज्जाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वसीम सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सर बुनियादी सवाल आपसे मैं ये करना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का कल जो फैसला आया है आर्टिकल 63A के हवाले से, हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से, ये आइन की तशरीह है, इसमें आइन में तरमीम कर दी गई है, यानी कि वोट को शुमार होने का या रोकने का तो कहीं पर आइन में नहीं दर्ज, तो ये तशरीह है आइन की या तरमीम की गई है? और कल के फैसले को आप किस तरह देखते हैं? इबहाम खत्म हुआ है या इबहाम मजीद बढ़ गया है या बरकरार है? इसको जी सरदस्त तो हम आइन की तशरीह ही कहेंगे। गो जो मेजॉरिटी फैसला है, 3 जजेस का फैसला, उसने जो आइन की जो जुबान है, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, उससे जरा हट के अपना फैसला किया है। जो 2 जजेस ने फैसला किया है उन्होंने आइन के जो अल्फाज हैं, जो लैंग्वेज है, उसके मुताबिक फैसला किया है और ये कहा है कि जी 63A एक मुकम्मल ज़ाब्ता है, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है कि अगर एक शख्स इनराफ करता है पार्टी लीडर की डायरेक्शन से और वो पार्टी से रिजाइन कर जाता है या वोटिंग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हो सकती है, वो ये है कि वो डीसीट हो जाएगा। लेकिन जो 3 जजेस ने फैसला किया है उन्होंने मेरे ख्याल में अपने सामने ये रखा है कि हम ऐसा कोई फैसला करें कि स्टेबिलिटी आए, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो स्टेबल हो जाएं, और उनके ज़हन में मेरे ख्याल में स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उन्होंने ज्यादा अहमियत दी है। वो उन्होंने हटके, लैंग्वेज से हटके इसको ज्यादा ब्रॉड सेंस में तशरीह की है, लेकिन फिर भी मैं इसको तरमीम नहीं कहूंगा क्योंकि तरमीम तो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है और वो पार्लियामेंट नहीं है, अदालत है। क्योंकि वसीम सज्जाद साहब, वोट को शुमार न किया जाना ये तो आइन में कहीं पर भी दर्ज नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जी वोट को शुमार नहीं किया जाएगा, जबकि आइन में इस किस्म की कोई चीज दर्ज नहीं है। आइन वाज़ेह तौर पे कहता है कि जो वोट डाला जाएगा, वोट डालने के बाद देखा जाएगा कि उसकी सजा क्या बनती है, यानी कि यहाँ पर वोट के शुमार किए जाने की जो एक जवाज है वो मौजूद है आइन में। इसको किस तरह देखते हैं आप? जी ये आपने सही कहा, जिसमें मैंने कहा ना जी कि जो 2 जजेस ने बिल्कुल उस लैंग्वेज के मुताबिक फैसला किया है, 3 जजेस ने थोड़ा उससे हट के फैसला किया है और उन्होंने ये कहा है कि जो वोट डाला जाएगा
انحراف کر کے اس کو گنا نہیں جائے گا. حالانکہ آرٹیکل 63 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ووٹ ڈالے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اور یہ نہیں لکھا ہوا اس کو گنا نہیں جائے گا. یہ ایک تشریح انہوں نے کی ہے، جس میں نے عرض کیا کہ لگتا مجھے یوں ہے کہ انہوں نے ایک سٹیبلٹی کی خاطر ایک نئے انداز سے آئین کی تشریح کی ہے. تو بہرحال اس کے جو اثرات ہوں گے وہ یہ ہیں کہ پارٹی لیڈر زیادہ مضبوط ہو جائے گا اور پرائم منسٹر کو نکالنا مشکل ہو جائے گا. میرے خیال میں یہ جو پرائم منسٹر کو نکالنا مشکل کرنا ہے، یہ شاید پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی روح کے مطابق نہیں ہوگا، کیونکہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں پرائم منسٹر کو ہر وقت میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، اور اگر میجورٹی اس کی کسی وجہ سے بھی نہیں رہتی، لوگ اس سے ناراض ہیں، اس کی پالیسی سے خوش نہیں ہیں، کسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ اس کی تبدیلی کی جائے، تو وہ اس کے خلاف ووٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس فیصلے کے بعد اس کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہو جائے گی، اور وہ ہو سکتا ہے کہ ایک بہت مضبوط لیڈر، جس کو ڈکٹیٹر بھی کہہ سکتے ہیں، ایسی شکل میں وہ سامنے آئے اور وہ مشکلات پیدا کرے ایک پارلیمنٹری سسٹم کے لیے. یہ بہت اہم نقطہ ہے آپ کا، اور اس کی میں مزید وضاحت آپ سے جاننا چاہوں گی، مزید سمجھنا چاہوں گی اس حوالے سے. تو پھر اس کا اب آگے حل کیا ہے؟ جو پارلیمان کو قانون سازی کے لیے ریفر کیا ہے، کیا اس معاملے کی طرف جانا چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جانا چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ کے لیے عدم اعتماد کا راستہ اب مکمل بند ہو چکا ہے، یا جیسا کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ پارلیمان سپریم ہے، پارلیمان کی جوریسڈکشن میں تو کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، سو پارلیمان کے حوالے سے عدم اعتماد کا راستہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے، اور جو پارلیمانی لیڈر ہے یا پرائم منسٹر ہے وہ ڈکٹیٹر نہیں بن سکتا، ابھی بھی اس پہ چیک اینڈ بیلنس برقرار ہے نو کانفیڈنس کی صورت میں؟ اس میں جی اپیل کا تو کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس کے خلاف اپیل نہیں ہوتی. نظر ثانی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ابہام ہے کہ نظر ثانی سپریم کورٹ میں ہوتی ہے فیصلے کے خلاف. یہ فیصلہ نہیں ہے، اس کو ہم ایڈوائزری اوپینین کہیں گے. لہذا یہ ایک سوال اٹھے گا اگر کوئی اس کی نظر ثانی کی درخواست دیتا ہے کہ کیا نظر ثانی ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. یہ چونکہ 3-2 کی اکثریت سے فیصلہ ہوا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ کسی فیوچر کیس میں اس پہ نظر ثانی ہو، سپریم کورٹ خود اس کو دیکھے کہ بھی اتنا نیرو میجورٹی سے فیصلہ ہوا ہے تو کیا اس میں کوئی گنجائش ہے، اس پہ دوبارہ دیکھنے کی، پرکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. ان دا مین ٹائم میرا خیال میں یہ جو اس کے اثرات ہیں، پنجاب پہ مجھے زیادہ گہرے اثرات نظر آتے ہیں. سینٹر میں تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا، کیونکہ جو نو کانفیڈنس پاس ہوا تھا سینٹر میں، اس میں کسی ایسے شخص نے ووٹ نہیں کیا تھا جس نے پارٹی کے مینڈیٹ سے انحراف کیا ہو. لیکن پنجاب میں 26 ایسے اراکین ہیں جنہوں نے پارٹی مینڈیٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ووٹ کیا ہے چیف منسٹر کے لیے. لہذا وہ معاملہ عدالت میں جائے گا، اور میرے خیال میں آج کی اخبارات کی جو اطلاع اس کے مطابق وہ چلی بھی گئے ہیں، تو وہاں پہ یہ فیصلہ آئے گا کہ کیا یہ چیف منسٹر ابھی چیف منسٹر ہیں. اس میں بھی کئی سوالات اٹھیں گے. پھر وہی سوال آئے گا کہ پارلیمنٹری پروسیڈنگ میں ہائی کورٹ انٹرفیئر کر سکتی ہے نہیں کر سکتی، کیا ہونا چاہیے. پارلیمنٹ جو اسمبلی ہے کیا وہ نو کانفیڈنس لا سکتی ہے کہ نہیں لا سکتی چیف منسٹر کے خلاف. تو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اب عدالتوں میں جائیں گی تو شاید زیادہ وضاحت ہو جائے. فی الحال یہ ایک ابہام جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے چیف منسٹر کی، اس کے بارے میں رہے گا. ایک اور جو ابہام آ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ گورنر صاحب کو پریزیڈنٹ نے ابھی ریموو نہیں کیا، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن کے تحت اس کو ریموو کر دی ہے. آئین کے مطابق پریزیڈنٹ کا آرڈر ضروری ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہوگی. پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ آئین کے مطابق پریزیڈنٹ جو ہے وہ باؤنڈ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ جب پرائم منسٹر اس کو ایڈوائس بھیجے دوسری دفعہ، پہلی دفعہ تو وہ واپس کر سکتے ہیں، دوسری دفعہ ایڈوائس بھیجے تو اس کے دستخط لازمی ہو جاتے ہیں، منظوری لازمی ہو جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر کیا کیا جائے.
تو یہ سوالات بھی میرا خیال ہے عدالتوں میں جائیں گے اور ہائی کورٹ میں جائیں گے یا سپریم کورٹ میں جائیں گے. تو یہ بہت سے جو قانونی معاملات ہیں میرے خیال میں کافی ایک قانونی پیچیدگیاں ہیں جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر یہ دور ہو جائیں گی تو شاید آئندہ کے لیے راہبری ہو جائے اور بہتری ہو جائے. بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ آپ نے بہت سی چیزوں کو واضح کر دیا ہے. جو چیزیں ابھی غیر واضح ہیں وہ ظاہر جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں کہ ابھی وہ عدالتوں میں جائیں گی تو وہاں مزید واضح ہو جائیں گے, لیکن جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ سپریم کورٹ کا یہ آرڈر نہیں ہے 63A کے حوالے سے, اور پنجاب کے حوالے سے چیف منسٹر کی پوزیشن کے حوالے سے خطرات محسوس ہو رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو کہ فیصلہ نہیں ہے سپریم کورٹ کا, ایک ایڈوائزری اوپینین ہے یا ایک ایڈوائس ہے, وہ کتنی بائنڈنگ ہو جاتی ہے پھر پنجاب اسمبلی کے لیے, وہ کتنی بائنڈنگ ہوگی, یا الیکشن کمیشن کے لیے وہ کتنی بائنڈنگ ہوگی؟ وہ ایڈوائس ہے, فیصلہ نہیں ہے. دیکھیں جی, الیکشن کمیشن پہ اور عدالتوں پہ میرے خیال میں بائنڈنگ ہوگی کیونکہ سپریم کورٹ کی آخر ایک تشریح ہے, لیکن الیکشن کمیشن کے پاس جو معاملہ ہے وہ ذرا مختلف ہے. اس کا سپریم کورٹ کے سامنے جو معاملہ تھا میرے خیال میں اس کا کوئی براہ راست اثر نہیں پڑتا. سپریم کورٹ میں تو انہوں نے 63A کی تشریح کر دی ہے. جو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ ممبران اپنی سیٹ ان کی وہ کھو دیں گے یا ان کی سیٹ برقرار ہے, اور یہ اس کا جو انحصار ہے اس چیز پہ ہے کہ کیا انہوں نے 63A کے تحت جو شرائط ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے کہ نہیں. مثلا انہوں نے چیف منسٹر کے خلاف ووٹ کیا ہے پارٹی کی مرضی کے خلاف, یا ووٹ دیا ہے پارٹی کی مرضی کے خلاف, تو یہ چیزیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہوں گی, اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا یا یہ آئے گا کہ انہوں نے انحراف کیا ہے اور ان کی سیٹ ختم ہو گئی ہے, یا نہیں کیا اور سیٹ برقرار ہے. تو یہ مختلف سوال ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب, ملک کے مشہور و معروف ماہر قانون, سابق چیئرمین سینٹ, ہم سے بات کرتے سپریم کورٹ کے آرٹیکل 63A کے فیصلے کے حوالے سے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور اب اس حوالے سے ذرا سیاسی بیانیے کے بارے میں سوال جواب کرتے ہیں انہی امور کے حوالے سے, اور حکومت اس وقت کس طرح کی چل رہی ہے, عمران خان کے لانگ مارچ کیا آگے کا منظرنامہ ہونے جا رہا ہے. سو یہاں سے پروگرام کے فلور کو ڈیبیٹ, ڈسکشن, کوشچن آنسرز کے لیے اوپن کرتے ہیں. مجھے جوائن کر رہے ہیں حکومت سے, مسلم لیگ نون سے مرکزی سرکردہ رہنما ہے رفیق رجوانہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے پنجاب سے مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہے حسن مرتضیٰ صاحب, سینئر وزیر بھی ہے, ابھی حلف نہیں اٹھایا. پاکستان تحریک انصاف سے مرکزی سرکردہ رہنما ہے آفتاب جہانگیر صاحب, وہ جوائن کر رہے ہیں, اور عظما کاردار جو پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی منحرف رکن ہے. رفیق رجوانہ صاحب, حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہو گئی, پاکستان تحریک انصاف اس پہ بضد ہے, شہباز شریف کی بھی ختم ہو گئی, تو حمزہ شہباز کی حکومت آپ لوگ کس طرح بچائیں گے؟ اب تو پاکستان تحریک انصاف عدالت جا رہی ہے. ضد کی بات کریں گے تو جب سے پاکستان تحریک انصاف آئی ہے وہ ضدی بچے کی طرح ہی ضد کر رہی ہے, معذرت کے ساتھ, کیونکہ آپ نے لفظ ضد سے شروع کیا ہے تو میں نے اس کا ریفرنس دیا ہے ود آل ڈیو ریسپیکٹ. خدا نہ خواستہ اس میں کوئی ایسی توہین کرنے کی بات نہیں. میں نے تو ضد کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا کہیں. آپ نے کہا نا کہ تحریک انصاف ضد کر رہی ہے یا وہ اپنا مسلم لیگ اصرار ہے, تحریک انصاف کا اصرار ہے کہ حکومت ختم ہو گئی. اچھا, گزارش یہ ہے میری کہ وہ اب اس فیصلے کو جس طرف انٹرپریٹ کریں انہوں نے اپنی فیور میں انٹرپریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور اس کو دیکھنا چاہیے قانون اور آئین کی نظر میں فیصلے کو سامنے رکھ کے. اس میں سیاسی بات جو ہے اس کی گنجائش میری نظر میں نہیں ہے. اس فیصلے سے ہٹ کے, قانون اور آئین سے ہٹ کے سیاست کی اور باتیں ہوتی رہیں, وہ ہر کوئی کر سکتا ہے. گزارش یہ ہے کہ میری نظر میں خود ایک سینئر قانون دان ہوں, ویسے تو طالب علم ہوں اور فارمر پارلیمنٹیرین بھی ہوں, ٹوائس ہیڈ بن سینیٹر. میری جو اس میں وضاحت ہے یا میری رائے یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس میں اس پہلو میں ذکر کر لیں جو پنجاب حکومت کے حوالے سے آپ نے جو ہے نا یہ ٹاپک جو ہے نا آپ نے دیا ہے. اس میں جو فیصلہ آیا ہے کہ جو منحرف اراکین ہیں ان کے ووٹ نہیں گنے جائیں گے, اکارڈنگ ٹو مائی ہمبل ویو, کہ وہ حمزہ شہباز کا الیکشن ہو گیا, ووٹوں کی گنتی ہو گئی, دوز ووٹس ور کاؤنٹڈ, نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا, حلف ہو گیا. According to my humble view, it is a past and closed transaction. Okay. اور اس فیصلے کا جب تک سپریم کورٹ خود کوئی وضاحت نہ کرے کہ کیا اس کا
इफेक्ट जो है रिट्रोस्पेक्टिव होगा या मुस्तकबिल के लिए जो अदम एतमाद की तहरीक होगी उस पर होगा। जब तक फैसले के अंदर ना लिखा हो या कानून के अंदर ना लिखा हो तो वो प्रोस्पेक्टिव होगा, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक रेट्रोस्पेक्ट में नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि अदमी एतबार से अगर वो अराकीन एक तरफ भी हो जाए फिर भी नंबर गेम में हमजा शहबाज वजीर आला रहते हैं, फिर भी उनके पास मेजॉरिटी है जो कैलकुलेशन की हुई है। बाकी आगे देखें क्या होता है। लेकिन अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत चली गई है ना। हसन मुर्तजा साहब आप सीनियर वजीर, तो जाएं, किसी से पाबंदी नहीं है। अच्छा ठीक है। हसन मुर्तजा साहब आप नामजद सीनियर वजीर हैं पंजाब काबीना के। काबीना ने अभी तक हलफ नहीं उठाया, आपने हलफ नहीं उठाया और आपकी हुकूमत गिरने की जो है वो बातें और कोशिशें शुरू हो गई हैं। अब पीटीआई पहुंच गई है अदालत, तो क्या होगा पंजाब में? आपकी हुकूमत खतरे में है या दोबारा बरकरार रहेगी, जैसा कि रफीक रजवाना साहब ने भी कहा? देखिए गरीदा, इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत को कुछ नहीं होने वाला। जैसे रजवाना साहब ने अभी बताया है कि अददी अक्सरियत अब भी हमजा शहबाज शरीफ साहब के पास है और वो पंजाब के मुंतखब वजीर आला हैं। तहरीक इंसाफ पूरा हक रखती है कि वो अदालत में जाए और अदालती फैसलों के मुताबिक उन पे अमल दरामद भी होना चाहिए। इस पे ज्यादा डिस्कशन तो नहीं, लेकिन जैसे आपने शुरू में एक बात की कि मुनहरिफ अराकीन, जब आपने उज़्मा का तारुफ कराया तो आपने कहा कि मुनहरिफ रुकन, तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है। मुनहरिफ रुकन जब तक वो उन्हें कोई अदालत डिक्लेयर नहीं करती, किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि उनको मुनहरिफ अराकीन में शामिल किया जाए या उन्हें कहा जाए। क्योंकि जिस वक्त मैं पंजाब असम्बली में मौजूद था और इनके जो पार्लिमानी इजलास होते रहे जिनका उन्होंने जिक्र किया कि फलां इजलास के अंदर हमने ये फैसला किया और हमने ये सारे मेंबरान को कहा कि आपने चौधरी परवेज इलाही साहब को वोट करना है, कोई इजलास ऐसा नहीं हुआ, कोई तहरीरी हुक्म नहीं है। आशा गुलालई वाला केस आपके सामने होगा, उसमें बड़ा वजाहत से अदालत ने लिखा था कि तहरीरी हुक्मनामा हो कि आपने फलां आदमी को वोट करना है। और अगर ये सारी चीजें एक लम्हे के लिए मान भी ली जाएं कि उन्होंने हुक्म कर दिया था, तो फिर इसका मतलब है कि पीटीआई तो पूरी जमात ने किसी को वोट नहीं किया। फिर तो वो 160 लोग जो वहां से वॉकआउट कर गए, वोट तो उन्होंने भी नहीं किया, फिर उनका शुमार भी मुनहरिफ अराकीन में हो, फिर उनकी भी डिस्क्वालिफिकेशन हो। तो मैं समझता हूं कि अभी ये चीजें कबल अज़ वक्त होंगी। अभी अगर कोई अपील में जाएगा, कोई बात होगी, उस पर कोई वजाहत से अदालत फैसला देगी। ये तो एडवाइजरी ओपिनियन हो सकती है, ये कोई डिसीजन नहीं है, ये मेरा ख्याल है जी। और गलत भी हो सकता है, किसी दोस्त को उससे इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी ये चीजें मैच्योर नहीं हुई, इन्होंने अभी चलना है। आज भी हमारे पास अक्सरियत है इस हाउस के अंदर, और जिस वक्त जी चाहे अगर हुकूमत के पास अक्सरियत होती तो अब तक स्पीकर का नो कॉन्फिडेंस जो है वो सामने ना आ जाता। आज तक डिप्टी स्पीकर के नो कॉन्फिडेंस की मोशन पे वोटिंग ना हो जाती। इससे ये जाहिर होता है कि उनके पास ना कल अक्सरियत थी ना आज अक्सरियत है। ठीक। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। आफ्ताब जहांगीर साहब आपकी इजाजत से और उस्मा कारदार साहिबा, ताकि आप लोगों के पास जब मैं सवाल लेके आऊं तो आपको जवाब का भरपूर मौका मिले, उसके दरमियान में ब्रेक ना आ जाए। तो मुझे इजाजत दीजिएगा एक छोटी सी ब्रेक लेने का। वापस आते हैं आफ्ताब जहांगीर साहब से, उस्मा कारदार साहिबा से कुछ मजीद सवाल करते हैं। रफीक रजवाना साहब और हसन मुर्तजा साहब भी मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद हैं हसन मुर्तजा साहब, रफीक रजवाना साहब, उस्मा कारदार साहिबा और आफ्ताब जहांगीर साहब। आफ्ताब साहब माजरत पहले एक ब्रेक लेनी पड़ गई थी, तो मैं चाह रही थी कि आपका जवाब जरा मुकम्मल आ जाता। अब आप फरमाइएगा, डिबेट आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, बल्कि फैसला तो नहीं है, एक एडवाइस सामने आई है। इस एडवाइस का इतलाक भी अगर रेट्रोस्पेक्ट में नहीं होता, बावजूद इसके कि आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमजा शहबाज की हुकूमत के खिलाफ अदालत तो चली गई है, लेकिन अगर रेट्रोस्पेक्ट में नहीं होता, हमजा शहबाज की हुकूमत बरकरार रहती है, फिर आप क्या कर लेंगे? और नून लीग तो बज़द है कि जी हुकूमतें बरकरार है, कहीं नहीं गई। बहुत शुक्रिया गरीदा कि आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और मेरे साथ जितने दोस्त हैं शरीक गुफ्तगू उनको मेरा सलाम। देखिए गरीदा, बात ये है कि ये भी क्योंकि दोनों लॉ के तालिब इल्म है, बल्कि सीनियर
कानूनदान हैं, रफीक साहब भी और हसन मुर्तज़ा साहब भी, लेकिन मैं तो एक तालिब इल्म हूँ और हकीकतन तालिब इल्म हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने देखा और जो कल से मैं मुख्तलिफ माहिर कानून की गुफ्तगू सुन रहा हूँ, हर एक की अपनी अपनी एक इंटरप्रिटेशन है। कोई कहता है कि ये एडवाइस है और कोई ये कहता है कि ये ऑर्डर है, और जब ऑर्डर हो जाता है तो उसको बाइंडिंग हो जाती है तमाम इदारों के ऊपर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या कुछ। ये कल एहतजाज भी कह रहे थे, सलमान राजा साहब भी कह रहे थे, और बहुत सारे सीनियर कानूनदान जो हैं, और बहुत सारों की राय ये थी कि ये एडवाइस है, जैसे अभी रफीक साहब ने भी कहा, या उससे पहले भी आपकी गुफ्तगू हो रही थी वसीम सज्जाद साहब से, उसके अंदर भी कुछ इसी किस्म की गुफ्तगू थी। तो लेकिन देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, और मैं ईमानदारी की बात, किसी बहस में जाए बगैर, कि इस वक्त मुल्क मुश्किलात के अंदर है। तकरीबन 6-7 महीने रह गए, उसके बाद तो इलेक्शन ईयर वैसे ही शुरू हो जाता है 2023 में। तो सबसे बेहतर ये ना हो कि जी इस सारे अभाम से निकलने के लिए हम जो है नए इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं और आवाम से मैंडेट लेकर आते हैं। आवाम जिसकी मर्जी हक में दे दे, रफीक साहब के दे दे, मुर्तजा साहब के दे दे, या किरदार वालों के दे दे, या कारदार वालों के दे दे हक में, तो मुझे उससे कोई, या पीटीआई के हक में दे दे, तो लेकिन ये कि आवाम का फैसला हो और फिर जो भी हुकूमत आए। लेकिन जैसे वसीम सज्जाद ने ये एक बात कही आपके प्रोग्राम के अंदर ही, फरीदा, कि उन्होंने ये कहा कि उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस फैसले के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि पार्टियों से मुनहरिफ होने का, पार्टियों से अपने आप को वो करने का। तो इसलिए पार्टियां मजबूत होंगी, सियासत मजबूत होगी। यही ये ऑर्डर के अंदर भी लिखा गया है कि सियासी निजाम को मजबूत नहीं, वसीम सज्जाद साहब ने ये नहीं कहा ना कि इससे पार्टियां मजबूत होंगी। उन्होंने कहा इससे खदशा पैदा हो जाएगा कि जो पार्लिमानी पार्टी का लीडर है, या जो पार्टी का लीडर है, या जो वज़ीर आज़म है, वो आमिर बन जाएगा, वो डिक्टेटर बन जाएगा। वो इसलिए मजबूत हो जाएगी मेरे कहने पर, उनके कहने पर। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, मेरी ये बहन बैठी है, मैं इनको बहुत जमाने से देख रहा हूँ, बड़े नारे लगाती थी, धरनों में भी बड़े नारे लगाती थी, कहती जान कुर्बान कर दूंगी इमरान खान के लिए, सब कुछ कर दूंगी है। लेकिन अगर इनको इख्तलाफ था तो ये इसका असूली फैसला ये, चाहे मुर्तजा भाई या रफी भाई, हम देखिए, हमने कुछ इक़दार भी सीखने, कुछ सिखाना भी अपने आने वाली नस्ल को। अगर आपको इख्तलाफ था तो आप कहते कि जी मैं जा रही हूँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है, मैं अपने जो लोग मुंतखब होकर आए वो कहते हैं मैं अपने वोटर्स के पास जा रहा हूँ, उनको बताऊंगा कि जी ये मुश्किलात हैं जिसकी वजह से हम नहीं चल सकते साथ, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, आजाद या किसी और पार्टी का टिकट लेकर आता हूँ, और फिर आने के बाद उसको सपोर्ट करता हूँ या जो भी करता हूँ। लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी जमाने में, ये पीपल्स पार्टी के मेरे दोस्त बैठे ये कहते थे कि जी छांगा मांगा लगा है, और अब कहते हैं कि सिंध हाउस लगा। ये नहीं होना चाहिए। मैं देखिए, मेरे पास भी ऑफरें आई, मेरे पास, मैं एक अखलाकी तौर पे ये समझता हूँ कि अगर मुझे कोई इख्तलाफ होता पार्टी से, और जिस तरह मैं करता हूँ अपनी राय भी देता हूँ। एक मिनट, आफ्ताब जहांगीर साहब, आपके पास ऑफर्स आई? जी, आपके पास ऑफर्स आई, आप कह रहे हैं? बिल्कुल। मैं आपको ये गरीदा, जो मेरे जानता है, आपके लोग, आपका मीडिया के, आपका चैनल के लोग जानते हैं, मैं जब कोई बात हक और सच की होती है, चाहे मेरे पार्टी नहीं, किसने आपको ऑफर्स की? किसने आपको ऑफर्स की? वो बता रही, वो तो बात अब इनरेलीवेंट हो गई है, वो बात इनरेलीवेंट हो गई है। नहीं, लेकिन आप बताएं ना, क्योंकि बहुत रेलिवेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रही है, इसके हवाले से सबूत मांगे। ये चीजें अमानतन होती हैं, ये चीजें अमानतन होती हैं, लेकिन मैंने आपको बताया। नहीं, किसके बीच में अमानत है? आपके और ऑफर करने वाले के बीच में अमानत है? बिल्कुल अमानत है, ये अमानत है। और मैंने अपने पार्टी के कायद को भी नहीं बताया, मैं सस्ती शोहरत का हामिल आदमी नहीं हूँ। आपके वज़ीर आज़म इसको खयानत करार देते हैं, और आप इसे कह रहे हैं कि ये अमानत है, कि मुझे रिश्वत की ऑफर की। अमानत है, आप रिश्वत की ऑफर को अमानत कह रहे हैं। जब मैंने उस चीज को माना ही नहीं, जब मेरा ज़मीर नहीं मानता, मेरे पास इतनी अखलाकी जुर्रत है कि मैं इस्तीफा देकर मैं जाता। और नहीं, लेकिन जब आपको रिश्वत ऑफर हुई तो वो अमानत तो ना रही ना, वो तो फिर खयानत हुई, खयानती अमल होना शुरू हो गया। आपके लीडर भी यही कहते हैं। ये जब गुफ्तगू स्टार्ट हुई थी, तो ये गुफ्तगू स्टार्ट ही इसी बात पर हुई थी कि आफ्ताब भाई, आप हो सकता है आप हमारे से एग्री करें, हो सकता है ना करें, लेकिन ये अमानत है, अगर आप नहीं भी एग्री करेंगे और एग्री करेंगे तब भी। लेकिन इस बहस में जाए बगैर मैं ये कहता हूँ कि मेरे अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए गरीदा, कि मैं NA 252 में जाता और जाने के बाद वहां की आवाम को कहता कि मैं आपके मसाइल हल नहीं कर सका, मेरे साथ ये मुश्किलात हैं, मुझे क्या फैसला करना चाहिए। अगर वो ये कहते कि जी आपको दोबारा इलेक्शन में आना चाहिए, आपको रिजाइन करना चाहिए,
तो मैं रिजाइन करके जब अपने हल्के के लोगों के पास जाता तो मुझे सर का ताज बनाते। ठीक है। लेकिन आज उन्होंने, जब मैं खड़ा हुआ हूँ अपनी पार्टी के असूलों के मुताबिक, तो उन्होंने आज मुझे अपना सर का ताज बनाया। उन्होंने कहा आपने हमारे वोट के साथ गद्दारी नहीं की, आपने हमारी अमानत के साथ गद्दारी नहीं की। आफ्ताब साहब, चूंकि आफ्ताब साहब सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, उस्मा साहिबा की तरफ में जाना चाहता हूं। आपने मेरे साथ ऐसी खातून बिठाई है कि जिसमें मैं नॉर्मली जिनके साथ गुफ्तगू करने के लिए बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। चले, आपका अपना मौकिफ है, उनका अपना मौकिफ है, उनका मौकिफ लेना ये है कि मैं गद्दारों के साथ नहीं बैठ सकता। गद्दार ना करार दें। आफ्ताब साहब, मेरे प्रोग्राम में किसी को गद्दार ना करार दें। कोई भी गद्दार होगा तो मैं उसके साथ नहीं बैठता, लेकिन मेरा एक ताल्लुक है आप सहाफी बरादरी। आफ्ताब साहब, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, मेरे प्रोग्राम में किसी को गद्दार करार ना दें। इतना मगरूर समझते हैं, ये अपने आप को इतना सुपीरियर समझते हैं बाकी इंसानों से, तो फिर भाई को तारे चले जाए, क्यों बैठे हैं? इनकी तो बड़ी बेइज्जती हो रही है ना कि एक खातून है जो बैठी हुई है और उनके साथ ये बैठना पसंद नहीं कर रहे, तो नहीं चले जाए, बजाय मुंह छुपाती फिर रहे हैं। अच्छा, आफ्ताब साहब उस्मा साहिबा को डिफेंड करने दें। आफ्ताब साहब, आपने एक चार्जशीट लगाई है, अब उस्मा साहिबा को डिफेंड करने दें। आफ्ताब साहब, मैं मुर्तजा साहब के साथ हजारों प्रोग्राम कर चुका हूँ, रफीक साहब के साथ कर चुका हूँ। एक मिनट, आफ्ताब साहब आपने एक चार्जशीट लगाई है, उस्मा साहिबा को डिफेंड करने दें उस चार्जशीट को। उस्मा साहिबा, आपने मुझे बताना था। आफ्ताब साहब आपने एक चार्जशीट लगाई है, उस्मा साहिबा को डिफेंड करने दें। उस्मा साहिबा, फ्लोर आपके पास है, आप बोलिए। जी गरीदा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और सबसे पहले तो मैं हसन मुर्तजा साहब का शुक्रिया अदा करूंगी, ही इज वेरी काइंड। अब मैं आपके मेहमान साहब ग्रेट के पास मैं आती हूँ और मैं 2014 के धरने में गाली जो इतने बड़े ये दावे आप शुक्रिया अदा कर रही हैं, ये इतने बड़े, इनको बोले ये खामोश हो जाए वरना मुझसे सुनेंगे। फरीदा को नहीं बिठाना चाहिए, फरीदा को मेरे सामने आपको नहीं बिठाना चाहिए था। मैंने फजूलियात जो थी वो मैंने सुन ली है। फजूलियात नहीं सुनी, तुम्हारी फजूलियात सुनता रहा हूं मैं। आफ्ताब साहब, किरदार की गद्दारों के आफ्ताब साहब, मैं बतौर इस प्रोग्राम की मेजबान और मेरा आपसे आफ्ताब साहब आना चाहिए था कि आप किसको बुला रही हैं। मेहरबानी करके ये चले जाए यहाँ से। आप चले जाओ, इज्जत का पता है, आप अंदर किसी का किसी के सामने ना बिठाइएगा। उसका कारदान जिसने इतने 10 साल तुमने क्या किया? 10 साल तुमने इमरान खान की क्या चाटी, नारे लगाती है, बाप बना के रखा उसको, शर्म नहीं आती तुम्हें? 10 थोड़ा सा पैसों के लिए बिक गई हो तो। आफ्ताब साहब, इस तरह ना आपकी बात समझ आएगी ना उस्मा कारदार की। उस्मा को बात मुकम्मल करने, फिर आफ्ताब साहब आपकी तरफ आती है। उन्होंने मुझे मेरी वफादारी का पास नहीं किया और ये अलीम खान पैसों में पीछे चली गई तुम। एक जान निसार के साथ शर्म आनी चाहिए, जीत के नहीं आई थी तुम। अपने खून पसीना दिया पार्टी को, कोई खून पसीना नहीं दिया, कोई खून पसीना नहीं दिया। रिजल्ट सीट पे आई थी, एहसान मत होना चाहिए पार्टी का। 2 साल पहले 2 साल उस कारदार खामोश बैठी रही, इन्होंने कोई क्या मजा लेती रही, नारे लगाती रही, वो कन्वेंशन के अंदर आके नारे लगाती रही, कन्वेंशन के अंदर नारे। आफ्ताब साहब और उस्मा साहिबा, आप दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी। आफ्ताब साहब और उस्मा साहिबा, 1 मिनट आपसे रिक्वेस्ट है। उस्मा साहिबा 1 मिनट आपसे रिक्वेस्ट है, खामोश हो जाइए। उस्मा साहिबा 1 मिनट जरा खामोश हो जाइए। इमरान खान से, इमरान खान हमारी भी रिक्वेस्ट है कि ये आपकी जान निसार थी, आपने क्यों इसको दीवार के साथ लगाया? कोई दीवार के साथ नहीं लगाया, नजर उठती रही और दीवार के साथ लगाया। दीवार के साथ लगाने का ये मतलब है गद्दारी करो, गद्दारी करो। दीवार के साथ लगाने का मतलब है, दीवार के साथ लगाने का मतलब है कि आवाज उठाओ पार्टी के अंदर। मैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, एक ब्रेक ले लेती हूँ। उस्मा साहिबा, आफ्ताब साहब, हसन साहब और रफीक रजवाना साहब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के दौरान आफ्ताब साहब को उस्मा साहिबा को समझाने की कोशिश करते हैं कि अपना मौकिफ दें प्रोग्राम में, इसीलिए हमने सबको दावत दी और जहमत दी है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कम बैक। जी
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, रफीक रजवाना साहब, हसन मुर्तजा साहब और उज़मा कारदार साहिबा। उज़मा साहिबा, आपसे, आफ्ताब साहब आपसे खास तौर पर रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी बारी पे बात कीजिए। जो भी मौक़िफ़ है, ठीक है, इस वक्त दोनों तरफ से गुस्सा भी होगा, इश्तियाल भी होगा, बहुत रिजर्वेशंस भी होगी, एक दूसरे के खिलाफ इख्तलाफात भी होंगे, लेकिन एक तहजीब के दायरे में रह के हम उसको इस प्रोग्राम के जरिए अवाम तक भी पहुंचाएं। फैसला अवाम को करने दें कि कौन सच पे है, कौन सच पे नहीं है। उज़मा साहिबा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, एडवाइजरी ओपिनियन, एडवाइस के बाद क्या आप तैयार हैं? डी सीट होने के लिए इलेक्शन कमीशन का फैसला आना बाकी है, अगर डी सीट कर दिया जाता है तो? फरीदा, बात सर ये है कि ये 186 और 84 को दोनों को अगर आप जोड़ के देखें तो पहली दफा इस तरह की एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में ये एडवाइस मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट से। हाँ। और ये फैसला नहीं है, ये सिर्फ एडवाइस है। और इसकी जो डिटेल जजमेंट आएगी उसके बाद में बहुत सारे लीगल पॉइंट्स होंगे जिनकी तशरीह मजीद चाहिए होगी। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसको मामले को पार्लियामेंट में वापस लेके जाया जाए और पार्लियामेंट जो है वो इसको डिबेट करे, डिस्कस करे और फिर उसके बाद आगे बढ़े। तो अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं। ये इन लोगों का वतीरा ही बन गया है कि जब कोई इनके डिसीजन ये समझते हैं कि इनके फेवर में आई है तो ये मिठाइयाँ बांटते हैं, ये गुमराह करते हैं लोगों को। और जब कोई इनकी फेवर में नहीं आती तो फिर ये जलसों में खड़े होकर कहते हैं हमें तो बड़ी मायूसी हुई, रात के 12 बजे खोल दिए। इतना यहाँ तक कि कहना शुरू किया तुम बेचारे चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि भाई आपको हमारे फैसले नहीं पसंद है तो फिर हम आपके फैसले नहीं करते, फिर आप नहीं। तो ये कोई बात नहीं होती है कि आप जो है अपने इदारों को मुतनाज़ा बनाएं। आज शफकत महमूद ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इतना मुतनाज़ा बनाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जी इनको कुछ नजर नहीं आ रहा, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं और इनको इस्तीफा दे देना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर को। और कल को अगर ये जो फॉरेन फंडिंग केस में अगर इनके हक में कोई फैसला आ गया फिर वो बहुत अच्छे हो जाएंगे सारे, फिर हर चीज पर खराज तस्लीम भी पेश किया जाएगा, तालियां भी बजेंगी, मिठाइयां भी जी जाएंगी। तो ऐसे तो नहीं होता ना फरीदा, आपको देखना चाहिए कि इदारे हैं, आपने इज्जत करनी है। ठीक। उस्मा साहिबा, आपका पॉइंट आ गया। यहाँ से डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, ये सवाल मुझे नून लीग की तरफ लेके जाना था, लेकिन जरा पीपल्स पार्टी जो कि मखलूत हुकूमत में इत्तेहादी है, नून लीग की इत्तेहादी है। हसन मुर्तजा साहब, डॉलर आज 200 पे पहुंच गया है, मईशत हाली के बिल्कुल एज पे खड़ी हुई है, महंगाई किसी तौर पे कंट्रोल में नहीं आ रही, मुआशी पॉलिसी का कुछ पता नहीं है, इमरान खान का प्रेशर मुसलसल बढ़ रहा है। अब जुमे को वो इस्लामाबाद आने की कॉल भी दे देंगे, तारीख भी दे देंगे। पीपल्स पार्टी, आप लोग मुतमईन हैं जिस तरह से हुकूमत चल रही है? बहुत शुक्रिया गरीदा। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूंगा कि हमारे सोसाइटी के अंदर अदम बर्दाश्त इस हद तक बढ़ गई है कि हम एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं, एक दूसरे का मौक़िफ़ सुनने को तैयार नहीं। अब आपके सामने है एक हुकूमत, आईनी तरीके से एक तब्दीली आई, एक नो कॉन्फिडेंस हुआ। जब एक रूलिंग पार्टी अपनी अददी अक्सरियत खो बैठी तो वो अपोजिशन में चली गई, दूसरी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आ गई। अब आईनी ओहदे हैं, वो पार्टी एफिलिएशन से बालातर होते हैं, उनका पार्टियों से ही ताल्लुक होता है उन लोगों का, लेकिन जब वो उन आईनी ओहदों पर फाइज होते हैं तो फिर वो अपनी पार्टियों को बलाए ताक रखकर कौमी मफाद में फैसले करते हैं। अगर वो ये समझते हैं कि ये हुकूमत जायज तरीके से नहीं आई तो उनके पास फोरम मौजूद है, वो अदालतों में जाएं, वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, वो वहां पे बात करें, वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बात करे, उस पर कमीशन बनाने की बात तो करे। ये कैसी क्या होता क्या जा रहा है हमें कि हम एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं। आज अगर आप देखें तो पंजाब के अंदर पिछले 2 माह से पहले गवर्नर नहीं था, चीफ मिनिस्टर नहीं था, कैबिनेट नहीं है। क्या कोई भी चीफ मिनिस्टर बगैर कैबिनेट के किसी को रिलीफ देने की पोजीशन में है? किसी को कोई सब्सिडी देने की पोजीशन में है? किसी की कुव्वत खरीद बढ़ाने की पोजीशन में है? इकोनॉमिक पॉलिसी देने की पोजीशन में है? जब उसकी कैबिनेट ही मौजूद नहीं है तो वो किस तरह काम चलाएगा? क्या ये मुल्क का नुकसान नहीं है? क्या इसका मतलब है कि हम मुल्क कुर्बान कर रहे हैं अपनी हुकूमत के ऊपर?
हम तो कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, आइन की पासदारी, हुक्मरानी हो, जो कौमी और मुल्की मफाद है वो सब पे भारी होने चाहिए। उस पे हमारी हुकूमतें तो आती हैं जाती हैं, पार्लियामेंट की सुपरमेसी कायम रहनी चाहिए, हमारे जो कानून की हुक्मरानी है वो रहनी चाहिए। अगर आज ये जो पोजीशन है, जो डॉलर 200 को छू रहा है, तो अगर हमारी ऑपोजिशन असेंबलियों में बैठी होती और वहां बैठ के उनके पास एक फोरम मौजूद था, उस पे बात करती, वहां पे हुकूमत को एक्सपोज करती, तो कितना बेहतर होता। ये इस तरह तो हुकूमतें नहीं चलती कि हम टॉक शोज में बैठ के एक दूसरे की हम पगड़ी उछाल रहे हो। हम सारे मुहिब्बुल वतन है, हुब्बुल वतनी पे कोई शक नहीं है। मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत ही नहीं है यार। हम किस चक्कर में पड़ गए हैं कि फलां गद्दार है, फलां चोर है। अदालतें हैं, उनमें जाएं, उनके फैसले सख्त भी आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अगर एक सेकंड गरीदा मुझे दे दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सख्त फैसले भी तस्लीम किए। भुट्टो शहीद का कत्ल अदालती कत्ल के तौर पर पूरी दुनिया मानती है और वो जज फैसला करने वाले कहते हैं कि वो अदालती कत्ल था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी अदलिया पे कोई हमला नहीं किया। पाक फौज की तरफ से उनकी आला शख्सियात ने हमारे साथ जाती तौर पर ज्यादतियां की, लेकिन हमने बतौर इदारा फौज को आज तक बुरा नहीं कहा। वो अपना आज हमारे कल पे कुर्बान कर रहे हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अदारों में ना टकराव कराएं, ना लड़ाई करवाएं। हमें उनको मजबूत करना है। हमने इदारे बनाने हैं, हमने इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी लानी है। ये सारों का यही है, तरीका अपना अपना है। तो इख्तलाफ राय हो, कोई जाती दुश्मनी नहीं है, हमारे इख्तलाफ राय है। मेरे साथ नहीं कोई इत्तेफाक करेगा, ये एक अलग बात है। हसन साहब, मुझे बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ भी जाना है क्योंकि सॉरी टाइम बहुत कम रह गया। मैं रफीक साहब का और आफ्ताब साहब का जवाब जरूर लेना चाह रही हूँ। अब हसन साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ बड़े अच्छे अंदाज में डॉलर के 200 तक पहुंचने की जिम्मेदारी भी अपोजिशन पे यानी कि पीटीआई पे डाल दी है। तो आफ्ताब जहांगीर साहब, इसका आप जवाब दे दें कि आप लोग असेंबलीज में होते, अपोजिशन असेंबलीज में होती तो डॉलर 200 तक ना जाता, ये जिम्मेदारी भी आपकी है। प्लस पंजाब की हद तक हसन साहब कह रहे हैं कि रिलीफ इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि वहां पर तो काबीना ही नहीं है। ये भी बड़ा एक खूबसूरत जवाब दिया हसन साहब ने। अच्छा फरीदा, बिल्कुल बात सही है आपकी। हसन ने जो बात की बहुत मुनासिब बात है कि जब तक पार्लियामेंट प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं होगी तो वहाँ पर फैसले करने में मुश्किलात होती हैं। यही बात हम इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए, जब हमारी हुकूमत थी फरीदा, उस वक्त भी आप प्रोग्राम करती थी कि उस वक्त आपने देखा कि कभी भी प्रॉपर गुफ्तगू नहीं हुई। वहां पर भी जब गुफ्तगू होती थी या तो जाती केसेस की गुफ्तगू होती थी या ये शोर शराबा और 2 मिनट के अंदर कोरम को पॉइंट आउट करना और खत्म कर देना। आज भी कोरम पूरा नहीं हो रहा, आज भी कोरम पूरा नहीं है। आज भी कहा गया है कि वहीं से, आज तो हम मौजूद नहीं है ना, उसके बावजूद कहा कि अगर हम कोरम की तरफ इशारा करें तो एक दिन नहीं चल सकता। आज तो बड़ा परसुकून माहौल है। देखें, आपके इनके नून लीग के रफीक भाई के इनके 2 दफा के मुंतखब एमएनए हैं नासिर कैसर शेख साहब। कैसर शेख साहब जो कि बिजनेस फोरम के नून लीग के सरबराह भी हैं, वो कहते हैं कि हमने इमेच्योर और अनकॉम्पिटेंट किस्म का जो है वजीर खजाना लगा दिया है। वजीर खजाना, ये उनके अपने लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। अच्छा, उसके बाद लोग वजीर खजाना साहब ये बता रहे थे कि 2 दिन पहले तक, जब तक वो वजीर खजाना नहीं बने थे, कि उनके पास अलादीन का चिराग मौजूद है जिसको वो रगड़ेंगे और हालात बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये तो सिर्फ पीटीआई की वजह से ऐसे हालात हुए और एकदम, और आपने खुद देखा कि भाई आकर मीडिया पे कहते थे डॉलर किधर से किधर चला गया। देखिए, आज ही हमारी हुकूमत आई तो डॉलर कहाँ पे आ गया है, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ से कहाँ चला गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आज मार्केट के अंदर 202 रुपए का रसीद के साथ और अन रसीद के साथ 204 रुपए का है। और एडवांस में जो सौदे हो रहे हैं, 6 महीने के एडवांस में 235 रुपए के अंदर और 208, 210 कम मुद्दत के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि 235 का तो डॉलर ये एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो ये सारी सी सूरत हाल है। तो इतनी इनको जल्दी थी कि ये कहते भाई हम 4-5 महीने के बाद, हमने तो खुद ऐलान कर दिया था इलेक्शन का। आप कहते हैं इलेक्शन में जाएंगे और इलेक्शन में जाने के बाद हम मैंडेट लेकर आएंगे। लेकिन आज इतने बड़े बड़े जलसे फिर ना होते। ये पाकिस्तान की तारीख में गरीदा पहली दफा हुआ है
किसी को जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, मुर्तजा साहब ने बोला मैं उस वक्त 17 साल का था, मैं उस तहरीक का हिस्सा था, मैं 9 सितारों की तहरीक का हिस्सा था और हमने देख बनाई मुस्लिम लीग वालों ने मिलकर और जर्दे की देख बनाकर बांटी थी हमने कि जी आज जो है भुट्टो साहब की हुकूमत खत्म हुई और फांसी चढ़ा दिए गए। आप ये सब हमने माजी में इन लोगों से सीखा। हम तो 96 में पीटीआई बनी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज भी लोग, ये पहली दफा हुआ कि हुकूमत में जाने के बाद आप अगर दिल का आपका साथ कुछ और दे रहा हो, जुबान कुछ और दे रही हो, पसंद ना पसंद अपनी जगह पर, लेकिन आपका दिल भी ये कहता होगा कि यार ये तो पहली दफा हुआ कि किसी को निकाला और वो इतना अरूज पर चला गया है कि हालांकि हम कहते थे कि जब 2023 में हमारे लिए बड़ी मुश्किलात होंगी आवाम के पास जाने में, लेकिन इन्होंने हमारे लिए रास्तों को आसान कर दिया। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ से रफीक रजवाना की तरफ आपका शुक्रिया लेके जाते हैं। रफीक साहब इसका जवाब दीजिए। और दूसरा ये कि डॉलर 200 पे पहुंच गया है, आपकी हुकूमत क्या कर रही है और इमरान खान साहब आ रहे हैं इस्लामाबाद कॉल लेके, कोई प्लान? सुनिए, कुछ इंसाफ से काम लें। 4.25 साल की हुकूमत जो है वो बरी जिम्मा और 1 महीने की हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही है। ठीक है, किसी को इल्जाम तराशी की बात नहीं, एनालिसिस कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो। IMF की शराइत है, कोई कहता है कड़ी शराइत लगाई, कोई कहता है जिन्होंने गलत शराइत मानी। मैं कहता हूँ सिंपल सी बात है, जिससे कर्जा लेना है उसकी शराइत माननी पड़ती। ठीक है जी, 200 का डॉलर 1 महीने का हमें जो ताना दिया जा रहा है, अदम एतमाद हुआ एक आईनी तरीके से, जिसको सुप्रीम कोर्ट। ठीक है रफीक साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। रफीक साहब सॉरी, इसके लिए बहुत बहुत माजरत, क्योंकि यहाँ पर लाइट चली गई है एकदम से, तो यहाँ पे प्रोग्राम हमें क्लोज करना पड़ेगा बिकॉज 10 बजे हमें ऑनर भी करना है। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक रजवाना साहब, हसन मुर्तजा साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब और उस्मा कारदार साहिबा। ये ताज का सवाल, आज टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।